एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? किस तरह के चट्टानों में आपको पेट्रोलियम मिलेगा? तो किस तरह के चट्टानों में आपको पेट्रोलियम मिलता है? आसान सा क्वेश्चन है, आपको अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकाइट किसका खनिज है? तो मेलाकाइट तांबा का खनिज है, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप क्या करोगे, इसके बाद आप जाकर जो भी बुक में आपका दिया हुआ है, ठीक है, उस सारे को आपको रिवाइज करना है। जैसे अभी IAS का है तो आपको सारे IAS को रिवाइज कर लेना है आज ही, ताकि आगे के लिए आपका ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? कोलार, जल्दी बताओ किस चीज का होता है? तो कोलार की खानों से सोना का उत्पादन होता है। दो खान है, कोलार और हट्टी, ठीक है, ये दोनों कर्नाटक में है और सोना के लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? खेतड़ी परियोजना कहाँ है? राजस्थान में है और यहाँ से आपको तांबा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चूना का पत्थर डैश तरह की चट्टान है? आसान सा क्वेश्चन है, चूना का पत्थर जो है वो सेडिमेंट्री चट्टान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है? अगर चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाए, मेटामॉर्फ हो जाए इसका, तो इसके बाद क्या मिलता है आपको? जल्दी बताओ क्या मिलता है आपको? मिलता है संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? हीरे की खान भारत में कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना, ठीक है, पन्ना जो है यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है क्यों प्रसिद्ध है? बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ क्यों प्रसिद्ध है बेलाडीला? तो यह लॉ एश के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है ये है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? इन चारों जगह में से बताओ यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम सिंहभूम जो झारखंड में एक जगह है, ठीक है, यहाँ से आपको सबसे अधिक यूरेनियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन कौन सा इनका बुक फेमस है? जैसे गार्डनर, गोरा, ठीक है, गीतांजलि, ये सब बुक जो है ये हमेशा पूछा जाता है, आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश राष्ट्रपति थे, यानी कितनवें राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के कितनवें राष्ट्रपति थे? तो यह थे 16वें राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, यह कथन किसका है? किसने ये कहा था कि अगर स्वर्ग में गुलामी करना पड़े तो इससे अच्छा है कि नरक में शासन करो? किसने कहा था? ये कहा था मिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, आपको पता है, इसका वास्तुकार कौन था? जल्दी बताओ कौन था इसका वास्तुकार? तो इसका वास्तुकार था मिनोरू याभास्की। कौन था? मिनोरू याभास्की। अगला क्वेश्चन है, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? सबीना एयरलाइंस किस देश की एयर सेवा है? यह बेल्जियम की एयर सेवा है। अगला क्वेश्चन है, AK-47 का आविष्कार किसने किया था? AK-47 का आविष्कारक कौन है? कौन है? यह है मिखाइल क्लाशिनकोव AK-47 का आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? यह है राजा राम मोहन राय। अच्छा, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि दादा भाई नेहरूजी थे या राजा राम मोहन राय थे। तो अगर दौरा करने वाला अगर प्रथम पूछा जाए तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, लेकिन वहाँ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले अगर प्रथम पूछा जाए तो ये हो जाएंगे दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, आप सभी जानते हो, लेकिन कब से? तो नवंबर 1972 से ऑफिशियली दर्जा दिया गया बाघ को राष्ट्रीय पशु का। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? भारत के प्रथम नाभिकीय संयंत्र का जल्दी बताओ। भारत का प्रथम जो न्यूक्लियर प्लांट है उसका क्या नाम था? क्या नाम था उसका? उसका नाम था अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसको कहते हैं विश्व बैंक का? चलिए बताओ किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को। IDA को क्या कहा जाता है? उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की विश्व बैंक की। अगला क्वेश्चन है, NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किसके संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? यह है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। कबड्डी की टीम में कम से कम कितने प्लेयर चाहिए मैच को स्टार्ट करने के लिए? देखो, कबड्डी की टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन मैच स्टार्ट करने के लिए जो फील्ड पे जितने प्लेयर होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तैराकी की किस तरह के स्टाइल में सबसे अधिक स्पीड होता है एक तैराक का? ये होता है फ्री स्टाइल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? ब्लू हाउस, व्हाइट हाउस आप जानते हो अमेरिका का है, ब्लू हाउस बताओ किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो यह है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइटर्स न्यूज एजेंसी है, राइटर्स न्यूज एजेंसी किस देश की है? किस देश की है? यह है ब्रिटेन की एक न्यूज एजेंसी। कौन सी? राइटर्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसने खोजी थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया, जेनेटिक कोड किसने सर्वप्रथम बताया था? किसने दिया है जेनेटिक कोड? तो जेनेटिक कोड यह है नरेनबर्ग ने दिया है सबसे पहले, ठीक है। हरगोविंद खुराना भी आपका जेनेटिक कोड से संबंधित है, तो या तो आपका नरेनबर्ग होगा या हरगोविंद खुराना होगा, दोनों ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। त्वचा यानी स्किन, स्किन के कलर को कौन नियंत्रित करता है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन करता है? तो इन सभी में से अगर आप देखोगे तो जैसे ही त्वचा का रंग आपने देखा होगा आपके दिमाग में आया होगा मेलानिन, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे मेलानिन है ही नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा आपका सही आंसर? आपका होगा पॉलीजीन्स द्वारा, ठीक है। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण पॉलीजीन्स द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? अगर अगर के निर्माण में कौन सा शैवाल प्रयुक्त होता है? कौन सा शैवाल प्रयुक्त होता है? यह है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया शैवाल अगर अगर के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जेंथोफिल है, जेंथोफिल किस कलर का होता है? ये आपको बताना है। जेंथोफिल किस कलर का होता है? किस कलर का होता है? ये पीले रंग का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक है एक क्लोरेलिन, आपको ये बताना है ये किससे प्राप्त होता है? हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवालों से प्राप्त होता है। किससे? शैवालों से। अगला क्वेश्चन है, जलीय काई या वाटर ब्लूम का कारण क्या है? जलीय काई आप देखते होगे ग्रीन ग्रीन कलर का काई लग जाता है जल के आसपास, जहाँ पे भी जल स्टोर किया हुआ रहता है, जैसे पौंड वगैरह में। तो जलीय काई का कारण क्या है? तो ये है नील हरित शैवाल। क्या है? नील हरित शैवाल, ये है जलीय काई का कारण। अगला क्वेश्चन है, साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? तो साइकस में परागण वायु के माध्यम से होता है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन भी आप इसको बोल सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, यानी मनुष्य में एक ऐसा रोग जो फंगल बोर्न डिजीज है, आपको इन चारों में से बताना है वो कौन सा है। कौन सा है? वो है आपका रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म एक फंगल डिसीज है। अगला क्वेश्चन है, रसायन प्रयोगशाला यानी केमिस्ट्री लैब में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस किस चीज से प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है लिटमस? तो लिटमस प्राप्त किया जाता है शैवालों से। किससे? शैवालों से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किस प्रोसेस के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा वो प्रोसेस है। वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केसर यानी सैफरॉन प्राप्त होती है। आसान सा क्वेश्चन है, सैफरॉन आपको कहाँ से, किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होती है? तो सैफरॉन आपको प्राप्त होता है कहाँ से? जल्दी बताओ कहाँ से? तो ये होता है क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका यानी स्टाइल और स्टिग्मा से। ठीक है, किस प्लांट से? तो ये जो फैमिली है ये है क्रोकस। ठीक है, तो क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका यानी स्टाइल और स्टिग्मा से आपको सैफरॉन यानी केसर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल्स की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का आपको नाम बताना है। क्या है उस पोर्टल का नाम? क्या है उस पोर्टल का नाम? उस पोर्टल का नाम है गति। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आसान सा क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन आपसे पूछा जाए या हीमोग्लोबिन पूछा जाए, दोनों में एक ही धातु होती है। वो कौन सा है? वह है लोहा। अगला क्वेश्चन है, एस्प्रीन कहाँ से मिलती है? एस्प्रीन कहाँ से मिलती है? जल्दी बताओ, एस्प्रीन कहाँ से मिलती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, एस्प्रीन मिलती है पेड़ से। ठीक है, विलो नामक एक ट्री होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछकर आपको कंफ्यूज किया गया है। आपको पूछा जाता है एस्प्रीन को हम लोग किस पेड़ से प्राप्त करते हैं, तो वहां आपका आंसर होता है विलो। ठीक है, विलो नामक एक पेड़ है जिससे एस्प्रीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ से। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? रैट किलर्स। रैट किलर्स में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है ये आपको बताना है। तो रैट किलर्स में क्या होता है? ये होता है पोटेशियम साइनाइड। रैट किलर्स में क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग आप करोगे? जल्दी बताओ। तो देखो, अगर गेहूं का अच्छा पैदावार चाहिए आपको, तो आपको उस खेत में नाइट्रोजन का उपयोग करना होगा। किसका करना होगा? नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यूरेनियम, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो देखो, थोड़ा सा आप अपना अगर दिमाग लगाओगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। आपको पता है क्या, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इससे हम विद्युत उत्पादन कैसे कर सकते हैं? इससे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी भले कर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम जो है यह एक कैसा मेटल है? जल्दी बताओ। तो यह यूरेनियम जो है यह न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, यहां से हम लोग न्यूक्लियर पावर यूज कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर पावर जो है, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर पावर वाले एलिमेंट है जैसे यूरेनियम, थोरियम, तो इसमें बहुत अधिक एनर्जी होता है। और हम लोग अगर पॉजिटिवली इसको यूज करना चाहें, नेगेटिवली तो आप बॉम्ब बना के ब्लास्ट कर सकते हो, एटम बॉम्ब टाइप। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिवली हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। लोलक, लोलक यानी पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है, इसके मूवमेंट का टाइम पीरियड जो होता है वो किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बताओ।
तो देखो लोलक का ये जो बॉल होता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बॉल के वजन पे टाइम पीरियड निर्भर करता है, लेकिन इस पर नहीं करता है। यह सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ थ्रेड पर निर्भर करता है। जितना लंबा आप डंडा डालोगे उसी पर उसकी जो कालावधि है यानी टाइम पीरियड है, इसकी ऑसिलेटिंग टाइम पीरियड जो है वह उसी पर निर्भर करती है, सिर्फ लेंथ पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब क्या हुआ, ये हुआ स्विमिंग पूल। अगर स्विमिंग पूल में कोई इंसान अधिक समय तक स्विम करता है तो उसका स्किन जो है वह जलने का खतरा रहता है। इस किसके कारण से, तो वो है क्लोरीन के कारण से। ठीक है, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है क्लोरीन, और अधिक समय तक अगर उस क्लोरीन में कोई रहे तो स्किन में जलने की खतरा होती है। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए जारी रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है। स्काई ट्रैक्स ने अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी किया है हवाई अड्डों से रिलेटेड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसको प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया हुआ है, यह है चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है चांगी एयरपोर्ट, उसको स्काई ट्रैक्स के द्वारा सबसे जो श्रेष्ठ स्थान है वो प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण यानी फिस्कल पॉलिसी जो है उसका एक उपकरण नहीं है, तो वो कौन सा है, जल्दी बताओ। तो वो है ब्याज दर। ठीक है, देखो ये जो फिस्कल पॉलिसी होता है उसमें अलग अलग चीजों को अपनाया जाता है, जैसे टैक्स को इम्पोज करना। ठीक है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सारी चीजें उसमें आती है। लेकिन यहाँ जो आपका एक ऑप्शन है ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट, उसमें इंटरेस्ट रेट का कोई चर्चा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। महाविभाजन का वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। 1921 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में, तो यह है कर्नाटक। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, वन लाइनर में मैंने 2-3 बार पढ़ाया हुआ है कि कॉफी का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये होता है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो जो भी टैक्सेस लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कौन सा ऐसा टैक्स है जिससे सबसे अधिक इनकम होता है सरकार को, यह है निगम कर। कौन सा है, निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, इजराइल के बाउंड्री का बात किया जा रहा है। तो इजराइल की बाउंड्री में कौन कौन से देश आते हैं। देखो ऐसे तो आपको अगर याद करना होगा तो आप रटोगे और उसके बाद फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर इसी चीज को, इसलिए मैंने बार बार बोला है कि मैप पे अगर ये सारी चीजें अगर आपको याद हो जाए, तो जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया का अगर शेप आपको बाउंड्री नीचे याद हो गया तो आपको पता है इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में सेट है तो आपको कभी भूलने की आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा कि पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और पूरब में है बे ऑफ बंगाल। तो उसके बाद फिर 10 दिन बाद फिर ऐसे भूल जाओगे आप। ठीक है, इसलिए आप इसको, जो भी इस तरह के बाउंड्री वाले क्वेश्चंस हैं जो भी है, उसको इमेज देखकर याद करने का कोशिश करो। यहाँ मैं आंसर पहले बता देता हूँ। आंसर क्या है इसका, अगर आप लोगों को आता है जल्दी बताओ। कि इजराइल की बाउंड्री आपको बताना है, जो सटा हुआ बाउंड्री है किस किस देश का है ये आपको बताना है। तो कौन सा देश है वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसमें से कौन सा एक कारक है, जो भी आपके 4 ऑप्शन है इसमें उसका कोई जरूरत नहीं है या कोई रोल नहीं होता है। तकनीकी प्रगति, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास या उद्योगों का विकास।
तो अब इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ही लगा होगा, ये आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। इसका इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी पॉजिटिव रोल नहीं है, इनफैक्ट इसका निगेटिव रोल है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मुख्य कारण क्या है, क्यों हम लोग ग्लोबलाइज होना चाहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से आंसर करो। इसका मुख्य उद्देश्य है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, यही है ग्लोबलाइजेशन का मुख्य पर्पस। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और वो कौन कौन से होते हैं ये आप सभी को पता है। तो कौन उसमें नहीं है, ये है जापान, ठीक है। रेस्ट जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये अस्थायी सदस्य हैं। 2 और कौन सा है, 2 है चीन और रूस, ठीक है। तो ये 5 हो गए अस्थायी सदस्य, लेकिन जापान अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो जो भी मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लागू करने का अधिकार किसके पास है, यानी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो फंडामेंटल राइट्स में तो किसका दायित्व है कि उसको समाधान किया जाए, उसका समाधान किया जाए। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का अधिकार, करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, किसमें इतना पावर है जो हमारे राष्ट्रपति को हटा दे। तो किसमें वो पावर है, वो पावर है संसद में, ठीक है। संसद के द्वारा एक बिल लाया जाता है जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है, ठीक है, और उस इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, या आप हिंदी में बोल सकते हो महाभियोग लगाकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। आपको पता है 3 तरह की सूचियां होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे बात किया जा रहा है समवर्ती सूची का, ठीक है। तो इसमें से यानी 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा चीज है जो समवर्ती सूची में आता है। कृषि, पुलिस, रक्षा और शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था। उस समिति का नाम बताना है जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना की गई है भारत में। तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। अब आपको पता है इन्हीं दोनों के बीच में कोई एक आंसर होगा। सही आंसर क्या है, सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसको दिया था और द्विस्तरीय अशोक मेहता ने, लेकिन हमारे देश में फॉलो किसको किया जाता है, ये किया जाता है त्रिस्तरीय सिस्टम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। तो राजस्थान में तो की ही गई थी, इसके अलावे और कहां पर किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्लियर रहना चाहिए। तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आरंभ किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कितने सदस्य, ये हैं टोटल 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वहां पे आपके ऑप्शंस होते हैं 14, 2, 16, 12। अब बहुतों को ये कंफ्यूजन होता है, वो तो या तो 12 मार देते हैं या 2 मार देते हैं। जिनको 2 दिमाग में आता है तो उनका तो मुझे समझ में नहीं आता, 12 वाले तो चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो 12 + 2 ये 14 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यानी पंचायत राज में चुनाव कौन करवाता है, आपसे इन शॉर्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन करवाता है, आप सभी को पता है पंचायत में जो चुनाव है वह राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। आसान सा क्वेश्चन है, यह है अनुच्छेद 19 जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखो अनुच्छेद किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चाहे आपका बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अनुच्छेद को करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लघु संविधान किसको कहा जाता है? यह है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है? कहा जाता है लघु संविधान संशोधन। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये हुआ था 1976 में। डेट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। यह है केंद्र सरकार का प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करो, आप सभी को आता होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? यह है विशाख दत्त। ठीक है, जिनको याद नहीं रहता है याद रखना, राक्षस ये बहुत विशाल होता है। ठीक है, तो विशाल से विशाख। ठीक है, यहां से आप याद रख सकते हो मुद्रा राक्षस यानी विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? यह है बाण भट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में, अब आपको ये नहीं दिया हुआ है वो कितनवीं बौद्ध सभा थी या कौन सी थी, आपको सीधा पूछा जा रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस जगह पर आयोजित हुई थी? कौन सा जगह है वो जगह है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर कुंडलवन। ठीक है, ये था चतुर्थ बौद्ध संगति और ये हुआ था किसके समय में? कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? ये हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी इकाई द्वारा किस देश में अपना पहला यूरेनियम बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई? यूरेनियम बैंक, ये संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी इकाई की पहला यूरेनियम बैंक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश है जहां पे पहला यूरेनियम बैंक खोला गया था? यह है कजाकिस्तान। कहाँ है? कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? किस व्यक्ति को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? ये है विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, और बहुत बड़े प्लेयर हैं, पर अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि अब ये रिटायरमेंट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योग का एक लक्षण नहीं है? अल्पाधिकारी उद्योग, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। ठीक है, तो कौन सा एक ओलिगोपोली का लक्षण नहीं है? सबसे पहले देखो ओलिगोपोली होता क्या है। ओलिगोपोली में संख्या जो है फर्म का, ठीक है, यानी कंपनी का जो संख्या है वो कम होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही होगा, एक से अधिक होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बहुत थोड़े से होंगे और बहुत बड़े उद्योग होते हैं इसमें। ठीक है, और ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर भी हो सकता है, थोड़ा अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनकी संख्या लिमिटेड मात्रा में होती है और कुछ कुछ इनके खास लक्षण, जैसे मैंने क्या बताया, उत्पाद विभेद और सजातीय वस्तुएं, मतलब एक जैसे वस्तुओं को भी ये बना सकते हैं, अलग अलग वस्तुएं भी बना सकते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग, अगर सीमेंट उद्योग का आप बात करो तो जितने भी सीमेंट उद्योग है, ऐसा नहीं है बहुत सारा है, हर दूसरे घर के बाद एक सीमेंट उद्योग है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, बहुत कम है, पर जितने भी हैं वो लगभग एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका लक्षण है। और एक सबसे बड़ा इसमें जो इसका लक्षण है वो है कीमत दृढ़ता, यानी रिजिड प्राइस। इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ठीक है, और इसमें फ्लैक्चुएशन बहुत कम आएगा। जैसे मान लो आप सीमेंट ही खरीदने जाते हो, कोई सीमेंट अगर आपको 400 रुपये पैकेट मिल रहा है, ठीक है, कोई सीमेंट आपको 350 रुपये पैकेट मिल रहा है।
अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 400 वाला अपना 10 रुपये कम करता है, ठीक है, तो ये 400 वाला 10 रुपये कम करके ये सोचेगा कि इससे तो कंपैरिजन में इसका तो अच्छा क्वालिटी होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये भी क्या करेगा, ये भी अपना 10 रुपये कम कर देगा, ठीक है। यानी एक रिजिडिटी बना होता है प्राइस में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो इसी के सिमिलर में सबका कंपैरिजन अगर करोगे तो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है एक रिजिड प्राइस, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। कीमत विभेद यानी प्राइस में डिफ्रेंसिएशन ये नहीं होता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उत्पाद विभेदन क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंशियल प्रोडक्शन, ठीक है। सजातीय वस्तुएं यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, एक जैसे जैसे सीमेंट वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये तीनों इसका लक्षण है, लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है वो इसका लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, कोई चर्म उद्योग है, वह अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको नदी में बहा देता है, ठीक है, तो इसके कारण जल पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है। अब जो इसके कारण स्वास्थ्य जोखिम पर लगने वाली लागत होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको सामाजिक लागत कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, सामाजिक लागत, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। यह किसने कहा था, किसका यह स्टेटमेंट है, तो यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन इन 4 ऑप्शंस में से किसने किया था, किसने किया था, ये किया था स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, यानी इन 4 में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका असर सीधे मांग पर नहीं पड़ता है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो है आपका बचत। बचत से मांग को कोई मतलब नहीं है, वहीं पर आय और जो पन या जिन्स मूल्य है या स्वाद है, इन सब चीज़ों पर मांग पर असर पड़ता है, लेकिन आपके बचत से कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बचत तो आपने बचत करके रखा है, वो खर्च करने के लिए नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, या कौन सा अनुच्छेद के तहत है, यह अनुच्छेद 249 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, 249 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित कौन सा भाग है, कौन सा भाग है, वह है भाग 2, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आपके भाग 1 में अनुच्छेद है 1 से लेकर 4, तो भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर 11, ठीक है, और भाग 3 में 12 से लेकर 35, ठीक है। तो अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए कौन से भाग में कितना है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, तो लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था एक डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था। हड़प्पा का व्यापार केंद्र इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कौन सा था। तो आप जानते हो लोथल जो था यह वहाँ का डॉकयार्ड था, और डॉकयार्ड एरिया सबसे बड़ा व्यापार केंद्र होता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। गांधीवादी दर्शन पर इन 4 नीति निर्देशक तत्व में से कौन सा आधारित था, कौन सा आधारित था, ये था आपका ग्राम पंचायत का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा, क्या होगा आपका सही आंसर, तो ये है ग्राम पंचायत का आयोजन, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायत का आयोजन ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने हेतु किस मिशन की घोषणा की है। हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा, मिशन का क्या नाम है, मिशन का नाम है जल जीवन मिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत आपको बताना है कितना निर्धारित किया गया था, जल्दी बताओ। तो ये क्या गया था, 1/3,
ठीक है, कितना किया गया था? 1/3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? भारत में फ्रेंच शक्ति को किसने समाप्त किया था? वांडीवर्स की लड़ाई ने। ठीक है, कब हुआ था ये वांडीवर्स की लड़ाई? ये हुआ था 1766 में। और इसने क्या किया था? इसने फ्रेंच पावर को भारत में समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है? ये आपको याद रहना चाहिए। कम से कम इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल 16 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और भारत उसमें से एक है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको ये बताना है कहाँ से नहीं गुजरती है। जल्दी बताओ अगर आपको पता है तो। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी सही नहीं है? पहला क्या है? प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर। दूसरा है अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव। तीसरा है वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, दुर्बल औद्योगिक आधार। तो इसमें से निम्न समस्याओं में से कौन सा एक ऐसा समस्या है जो विकासशील देशों का नहीं है? तो ये आपका वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। विकासशील देशों में जितना भी है वहाँ पे यंगस्टर्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात ये नहीं होगा इसका एक लक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ कौन सी नदी बहती है इन चारों ऑप्शंस में से? जल्दी बताओ कौन सी नदी है वो है आपका सोन नदी। ठीक है, जो गंगा की एक सहायक नदी है और यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? महाराज अशोक के रूपांतरण को, यानी कलिंग युद्ध के बाद जो ये चेंज हो चुके थे, ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको वही बताना है कि वह किस चीज में वर्णित है, किस रॉक एडिक्ट में वर्णित है। किस में वर्णित है? तो वह रॉक एडिक्ट 13 में वर्णित है, यानी 13वां शिलालेख में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? थानेश्वर थी हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक कौन सा है? तो इन चार ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कौन सा एक जैव उर्वरक है। तो यह है एजोस्पिरिलम। क्या है? एजोस्पिरिलम एक जैव उर्वरक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन है? ACTH। ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अच्छा, ACTH इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो, ठीक है, कोर्टिको ट्रोपिक, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये होता है ACTH हार्मोन। ये कहाँ से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती है। आमाशय ग्रंथि में जो वो कोशिकाएं जो पेप्सिन स्रावित करती है वो कहाँ की कोशिकाएं होती है? किस तरह की कोशिकाएं होती है? तो वह मुख्य कोशिकाएं, यानी मेन जो भी उसका सेल्स है वही आमाशय में पेप्सिन को स्रावित करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? इन चारों में से क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? ये है हीमोग्लोबिन। क्रोमोप्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो कलर देती हो किसी भी चीज को, तो वह है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, चालनी पट्टिका एक भाग है। चालनी पट्टिका, इसको सीव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो सीव एलिमेंट किसका एक भाग है? किसका भाग है? तो यह वाह यानी फ्लोएम का भाग है। चालनी पट्टिका या सीव एलिमेंट या किसका भाग है? यह फ्लोएम का भाग है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी हरिकेन का एक अन्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो यहाँ से देखो, ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली हवा आपने बहुत बार पढ़ी होगी। ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली हवा को विली विली कहते हैं। ठीक है, तो यह वहाँ के हरिकेन का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जन करता देश बन गया है?
SO2 उत्सर्जन करता देश दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? यह है आपका भारत। कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए हुए थे, ठीक है। कौन सा जगह सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में SO2 का? मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप सभी को अगर थोड़ा भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो पढ़ाई का तो आप कमेंट में जरूर आंसर बताओ, क्योंकि पिछले सेट में या पिछले वाले सेट में मैंने उस जगह को बताया हुआ है कौन सा वो जगह है। चलो स्टेट बता देता हूँ, स्टेट है MP। अब जगह आप लोग खुद याद करो, नहीं याद है फिर से पुराना देखो सेट और ये लिखो इसको कमेंट में, ठीक है। चलिए तो आज के सेट में बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।